नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह देश की तीन पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो कि नई नई उभरी है, ये तीनों कई सारे कदम ऐसे उठा रहे हैं जो हमारी नज़र में रिफॉर्म विरोधी हैं और हम ये समझते हैं कि ये कदम दरअसल जन विरोधी हैं। हम इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और बैंकर सुरेश प्रभु, कांग्रेस के नेता भालचंद्र मुंगेकर, अर्थशास्त्री और वर्ल्ड बैंक के सलाहकार अरविंद मोहन, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार। आप सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप सब लोगों से आपकी राय हम सुनना चाहते हैं। सुरेश प्रभु जी, पहला सवाल आपसे है कि बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, बहुत सारी सब्सिडी दे देंगे, जनता को लगेगा कि सस्ता है। हमारी नज़र में ये धीमा जहर है जो बहुत खतरनाक है उन्हीं के भविष्य के लिए जिनको आज हम लोग ये पॉपुलिस्ट चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने ये सिलसिला शुरू किया और कांग्रेस और बीजेपी में भी बहुत सारे नेता अब इसको कॉपी करने में लगे हुए हैं, हालांकि ये लोग तो पहले से करते आए थे। पर सुरेश प्रभु, आप क्या समझते हैं अभी जो इस वक्त चल रहा है ये पॉपुलिस्ट दौर? देखिए, एक तो हमारी देश ऐसा एक ही देश होगा शायद विश्व में जो इतने बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जो कोशिश कर रहा है वो निजी पैसे से कर रहा है। कि यहाँ भी वर्ल्ड में कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया वो ज़्यादा करके पब्लिक फंडिंग से किया गया। अभी यदि आप प्राइवेट फंडिंग से करना चाहेंगे तो उसके लिए यूजर चार्जेस ही नेसेसरी है, नहीं तो बैंकेबल नहीं बनेगा। और यूजर चार्जेस लगाने हैं तो यूजर चार्जेस की जो देने की जो लोगों की कैपेसिटी टू पे इतनी मर्यादित है, क्योंकि हमारी आज भी पर कैपिटा इनकम शायद $1000 तक पहुंच गई होगी, $1200। लेकिन ये भी सही है कि इसके बावजूद बहुत सारे लोग, 80% से ज्यादा लोग आज गरीबी रेखा के नीचे है। तो एक ये बात हुई। दूसरी बात, आज भी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है देश में वो आज की जरूरत है उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। हमें ज्यादा बिजली लगेगी, ज्यादा पानी लगेगा, ज्यादा सड़कें लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट, सीपोर्ट लगेंगे। वो करने के लिए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक अगले 5 साल में हर साल $200 बिलियन हमें निवेश करना होगा। उसमें से प्लानिंग कमीशन ही कहता है कि 48%, यानी अगले 5 सालों में $480 बिलियन हमारे निजी क्षेत्र से उनको लाने की उनको जरूरत महसूस हो रही है। तो ये एक जगह पर लोग देने के स्थिति में नहीं है, दूसरी जगह पर आज हमारी जो स्थिति है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो फंड्स की आवश्यकता वो भी नहीं है। तीसरी बात, दुर्भाग्य से आज भी देश हमारा यदि जीडीपी टू टैक्स रेशियो देखेंगे तो शायद कम होगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो जैसे सर्विस टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स है, इतनी तरह से लोगों को डाला गया है कि लोग भी परेशान है। तो मुझे लगता है ये आवश्यक है कि हमें किसी भी हालत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ही होगा। उसके लिए यूजर चार्जेस देने के लिए लोगों को हमें बताना होगा, लोगों के कॉन्फिडेंस पे लेना होगा। साथ साथ में यूजर चार्जेस ऐसे हो कि जो लोगों को अफोर्डेबल हो। और ये बिल्कुल नहीं कर सकते जैसे कि मैं चाहता हूं कि यदि हम लोगों को कहेंगे कि ये सही समस्या क्या है, लोगों को हम ये बताएंगे नहीं कि आप कैंसर से पीड़ित है, तो लोग शायद दवाई लेने के लिए नहीं जाएंगे। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके बताना पड़ेगा कि ये देखो ये होल पिक्चर ये है। यदि आप छोटा से ही करेंगे कि फ्री दीजिए तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आप पूरा मोटा पूरी बात बताएंगे, उनको एजुकेट करेंगे तो उसको वो समझेंगे। प्रवीण कुमार जी, आपसे यही सवाल है कि सब्सिडी दे दी, चलिए आपका इलेक्शन का वादा था, कर दिया। आप तो ये बताइए कि पावर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में आप लोगों की क्या योजना है? आप कैसे समझते हैं कि बिजली कंपनियों को, डिस्कॉम कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को रोकने के लिए जो तजवीजें बताई गई हैं जिस पे सारी राजनीतिक पार्टियों में कंसेंसस है, उसको आप कैसे लागू करेंगे? देखिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म को लेकर जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो तो अभी इन द मेकिंग है। हमने जो कदम दिल्ली में उठाए हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक तात्कालिक रूप में कदम उठाए गए हैं। इनका एक संदर्भ रहा था। संदर्भ ये था कि पिछले 3-4 सालों से दिल्ली के सारे RWAs, बहुत सारे सिटीजन्स ग्रुप्स ये मांग कर रहे थे कि भाई ये जो बिजली कंपनियां हैं इनके खातों की छानबीन होनी चाहिए। सो देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट जिस संदर्भ में ये हुआ है कि ये बिजली कंपनियां कहती हैं हमें घाटा हो रहा है और DERC जो है वो कहता है कि नहीं भाई इनको तो कई 100 करोड़ का फायदा होना चाहिए। इनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इनके बहुत सारे मेजर यूजर्स जैसे चाहे दिल्ली जल बोर्ड हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट हुआ, उनसे इनको ये अपने प्रोसीड्स में दिखाते हैं कि हमको कुछ भी
आय नहीं मिली है। चलिए तो ठीक बहुत है, सारे ये सीरियस ये आपका एक डिफेंस है, ठीक है, वो समझना जरूरी है। आप ये तो हमने बताएं, दिल्ली जी। में जो सब्सिडी दी है जी। वो किसी एक खास संदर्भ में दी है। जी। हमने आते ही कहा कि सीएजी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट के आधार पर स्वतः जी। पता लगेगा कि भाई ठीक है, इनकी कीमतें चलिए आपकी पुनः बात तय मान ली होंगी। कि इसमें आपको ऑडिटिंग में लगता है कि कुछ गड़बड़ निकलेगी, इसलिए एक तात्कालिक कदम है, आपका डिफेंस बिल्कुल वाजिब है। आप ये बताएं कि एफडीआई जो है रिटेल में, भले ही आपने घोषणा पत्र में लिख दिया था, आपके पास 50 काम और हैं, उसमें इसके पीछे न पड़ते, क्योंकि ये एक कदम है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जॉब क्रिएशन के खिलाफ है, बिचौलिया जो माफिया होता है बीच में मुनाफेखोरी करने वाला पूरी फूड सप्लाई चेन में, उनको खत्म करने वाला कदम है। इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल मॉडर्न कदम है। बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे मैनिफेस्टो में सब चीजें हैं, सभी पे हमने काम शुरू कर दिया है। कौन सा पहले लिया जाए बाद में लिया जाए, इसका कोई बहुत फर्म बेसिस तो नहीं है, परंतु इसका कारण क्या है वो समझने की बात है। ये जो सारे तथाकथित सकारात्मक प्रभाव कहे जाते हैं एफडीआई इन रिटेल के बारे में, अगर आप एक्चुअल विश्व का एक्सपीरियंस देखिए, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में कीनिया मैडागास्कर में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, थाईलैंड, जो कि भारत के जैसे के देश हैं, उनमें ये सारे जो बेनिफिट्स कहे जाते हैं कि भाई किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे। आप लोगों ने, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, विदेशी उदाहरण लिए हैं जो देखिए भारत पर उत्तर लागू नहीं आपको होते। सुनना पड़ेगा ना, उत्तर आपको सुनना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। जी, जी। कि ये जो आपने बेनिफिट्स गिनाए हैं, एक्चुअली जिन जगह एफडीआई रिटेल में आया है, ये बेनिफिट्स बिल्कुल ऐसा घटित नहीं हुआ है, इसके विपरीत घटित हुआ है कि नौकरियां कम हो जाती हैं, किसानों को कम दाम मिलते हैं क्योंकि 3-4 ज्यादा पावरफुल प्रोक्योरमेंट वाली कंपनीज आ जाती हैं। चलिए, दिल्ली के संदर्भ में जहां सुन लीजिए, जरूरी है सुनना, दिल्ली के संदर्भ में जहां 30% नौकरियां रिटेल से जुड़ी हुई हैं, हमें लगा कि भाई एज इट इज काफी जो आजकल हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, इनसे एक बड़ा तबका मार खा रहा है, तो हमें इस प्रकार का कदम रोकने की आवश्यकता है, जैसे कि ये स्थिति और खराब न हो। जी। दूसरी बात, भारत में वैसे भी लार्ज स्केल रिटेलिंग के देशी कंपनियां हैं ही, तो यदि ये इतना प्रॉफिटेबल और इतनी बेनिफिशियल चीज है और भारत के कॉर्पोरेट्स के पास काफी सरप्लस फंड्स हैं, तो वो भी इसमें लगा ही सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही तर्क है। आपने जितना समय सुरेश प्रभु को दिया उससे ज्यादा ले लिया है, आपने 3 बार सुनवा दिया मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए श्री भालचंद मुंगेकर, आपने इनके तर्क सुने। आप लोग बड़ी वकालत करते हैं रिटेल एफडीआई की, यही शिकायत है इनकी कि जहां भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, अध्ययन किया है, वहां फेल हुआ है, और दूसरा तर्क यह है कि जो फायदे गिनाए जाते हैं वो जमीन पर उतरते नहीं। मुंगेकर साहब, इसका काउंटर क्या है? देखिए कि पहली बात यह है कि जब तक कांग्रेस का सवाल है, तब मैं एक बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है फाइनेंशियल सेक्टर में, एफडीआई रिटेल को आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं उसमें डिफेंड नहीं करता। आई टोटली डिसएग्री विथ प्रवीण, आई टोटली डिसएग्री। वो इन कानून करने के बाद आज तक भारत में $1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, क्योंकि वो दिस इज विथ क्वालिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि 6-7 कंडीशंस भारत सरकार ने डाली है। यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल में आ गई तो भारत में रिटेल इन्वेस्टमेंट आने की वो मर्यादा करने के लिए 6-7 कंडीशंस लिखे हैं। उसके कारण जैसे कि 50% बैकवर्ड चेन में होना तुम्हारा चाहिए, देन 33% आपको छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री, माइनर इंडस्ट्री, उनमें से प्रोक्योर होना चाहिए। तो बड़े बड़े रिटेल वाले जैसे वो लोगों का ये कहना है कि ये सब कंडीशन आप हटा दे तब आएंगे। ये आई सरप्राइज प्रवीण कुमार और लोग $1 की भी इन्वेस्टमेंट अभी तक आए नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो कंडीशन हमने डाली है भारत में। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत में एफडीआई रिटेल में आई है। I tell you, why are they? What is their opposition? क्वेश्चन ये भी आई भी नहीं है। साउथ कोरिया, ये तुम्हारा बैंकॉक का जो एग्जांपल दे रही है, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टमेंट आने से चलिए ठीक है नहीं होगा इस देश के। यू शुड अलाउ मी टू स्पीक। रिटेल इन्वेस्टमेंट इस देश में आने का सबसे बड़ा धोखा है। लोगों को ये लगता है कि यहाँ जो रिटेल ट्रेड में लोग काम करते हैं, डिपेंडेंट है लोग, 4.5 करोड़ लोग रिटेल में, उनके जॉब जाएंगे। पहला मेरी समझ थी, लेकिन जब ने मैंने सर्वे किया पूरे वर्ल्ड का, तो मेरा ये कहना है कि रिटेल इतना भारत में बड़ा मार्केट है, 35-40% लोगों का रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने से इसका कोई भी विपरीत परिणाम इस देश पर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका जो ताल्लुक है, इसका जो कंडीशन है, वो कंडीशन की पूरी चिंता गवर्नमेंट ने की है। बिल्कुल ठीक है। संबित पात्रा,
महाराष्ट्र के भाजपा के आपके साथियों ने कहा है कि 50% बिजली का बिल कम कर देंगे। वो ये चुनावी वादा सामने रखने की तैयारी में है। और उधर वसुंधरा राजे की तरफ से भी कुछ आवाज़ें आई हैं कि उनके तो घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन वो भी एफडीआई रिटेल में जो है उसको लागू करने के पक्ष में नहीं है, विचार करेंगे दोबारा। राजस्थान सरकार ने तो उसको लागू कर दिया था। रिट्रोगेड है, रिग्रेसिव है, गलत है, खराब है सर ये? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रवीण भाई को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया। जब आपने बिजली सेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये तात्कालिक मेजर है। मैं इसे एक ब्रॉड सेंस में देखता हूं, क्योंकि ये डिबेट जो आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के विषय में कर रहे हैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के। तो मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी हो और खास करके कोई भी पॉलिसी हो, उसमें तात्कालिक शब्द जैसे अनुचित शब्द नहीं होने चाहिए, बिकॉज देयर आर नो शॉर्ट टर्म रेमेडीज। जो भी हो उनके ब्लूप्रिंट लंबे अवधि के लिए होने चाहिए और क्लियर कट लेड डाउन पॉलिसीज होने चाहिए। तात्कालिक शब्द जो होता है वो पॉपुलिज्म के साथ कहीं ना कहीं मेल खाता दिखता है। और जिस प्रकार की इनकी नीतियां चल रही हैं, मैंने कई बार कहा है, दिस इज गुरिल्ला इकोनॉमिक्स। ये एक तरह से गुरिल्ला इकोनॉमिक्स है, जहां केवल आप पॉपुलिज्म नहीं, आप तो अपना बताइए, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि 50% का वादा आप लोग करें? क्यों करिएगा 50% का वादा महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में, और फिर आपको पूरे देश में करना पड़ेगा? ये तो हो नहीं सकता। हमने दिल्ली में भी, मैं आपको संजय जी मैंने आपको याद दिलाया था कि मैं आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया था कि हम 30% जो है बिजली का दाम कम करेंगे यदि हम सत्ता में दिल्ली में आएंगे। तो मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि आप 30% कम कर सकते हैं और उनका 50% में क्या फर्क है? तो मेरा जवाब हमेशा रहता है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन पॉपुलिज्म एंड रियल अरिथमेटिक्स। अच्छे गणित और पॉपुलिज्म के बीच एक बहुत छोटा सा लाइन होता है, और 30% और 50% के बीच यही फर्क होता है। कहीं आप देखिए, सब्सिडी जो दिल्ली में दिया गया है, आप उसको देखेंगे तो पाएंगे कि सब्सिडी ठीक 20-30% के आसपास का जा रहा है। बाकी हमने कहा था कि हम सोलार एनर्जी यूज करके और बाकी मेथड्स के माध्यम से जल्दबाजी ना दिखाते हुए ऑडिट के पश्चात हम ये 30% कम करते। आप देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, उन्होंने रिवॉर्ड दिया है डिफॉल्टर्स को। जिन बिजली कंपनियों को उन्होंने हमेशा से ही चोर कहा है, आप देखिए तो आपने उन्हीं को रिवॉर्ड दे दिया, आपने उन्हीं को सब्सिडी दे दी है। अगर आप 3 महीने इंतजार करते, इंतजार के पश्चात ऑडिट होता, ऑडिट के रिपोर्ट के पश्चात आप बिजली कंपनियों से ही रिकवर करते, तो आप 50% भी दे सकते। नहीं, उन्होंने तात्कालिक तो देखिए क्लियर है, रियल पॉलिटिक्स है। तात्कालिक तो इसलिए कहा कि अब चुनाव में जाना है, उसकी जल्दी है। आइए अरविंद मोहन जी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं हमारे, अरविंद जी से ये पूछते हैं। अरविंद जी, हम ये समझते हैं कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव वो आम जनता है जिनके बिहाफ में हम बैठ करके बातें करते रहते हैं। उनका कहना है हमसे जो भी वाजिब चार्जेस है वो ले लो, हम देने को तैयार हैं। जो ज़रूरतमंद तबका है उसको ज़रूर सब्सिडी दो, वो बोझ भी हम उठाने को तैयार हैं। उसमें ये जो हाइपर पॉपुलिज्म का नया दौर अब हम फिर से देख रहे हैं, पहले से था, कांग्रेस पार्टी का तो गरीबी कार्ड मशहूर रहा है, उसमें फिर से ये जो चालू हुआ है, आप बताइए कि ये कितना बड़ा आर्थिक संकट और गहरा देगा अगर हम इसी रास्ते पर चले और ऐसे वादे कर लिए जो 2014 के बाद पूरा करने के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ऐसे भी हमारे फिस्कल डेफिसिट का हाल, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का हाल बहुत बुरा है। अरविंद जी। संजय जी, बड़ी विडंबना है, आपने जिस राजनीति की शुरुआत की वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में शायद वाटरशेड है, और बहुत अच्छा है कि एक जनता से कनेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जिस अर्थशास्त्र को आप सामने रखने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरीके से नकारात्मक दिख रहा है। कल तक हिंदुस्तान की समस्या थी कि पॉलिसी पैरालिसिस से देश परेशान था, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे थे, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट धीमी होती चली जा रही थी। अब समस्या ये आ गई है कि हम इस पॉलिटिक्स के वाटरशेड से शायद वाटरलू की तरफ जा रहे हैं। जिस अर्थशास्त्र को आपने विशेष रूप से शुरू किया है, ये बिल्कुल एक डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट कर रहा है। दूसरी पार्टीज भी अनफॉर्चुनेटली उसी को फॉलो कर रही है। मिसाल के तौर पर हम बिजली की बात कर रहे हैं, खाली दिल्ली में जो फिगर्स अब सामने आ रही हैं, इंडिकेशन ये है कि लगभग 11,000 करोड़ का डेट ऑलरेडी शायद एग्जिस्ट होता कर रहा है दिल्ली में बिजली कंपनियों का। वो किसी ना किसी स्टेज पर बजट पर रिफ्लेक्ट करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को अगर आप देखें तो
ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि लगभग 40,000 करोड़ का डेट जी। बिजली कंपनियों के ऊपर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में है, और बिल्कुल। लगभग यही हाल हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में, आप अगर इस तरीके से बिजली की दरें कम करने की कोशिश करेंगे, आप एक फिस्कल इंबैलेंस क्रिएट करेंगे। जी। इस देश को फ्री बिजली की जरूरत नहीं है। ये पास में भी बहुत सी पार्टियां एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, किसानों को हम हमेशा फ्री बिजली देते रहे और कहीं नहीं पहुंच पाए। जी। जरूरत इस बात की है कि बिजली जी। उपलब्ध हो। इस देश के कोने कोने में 4-4, 5-5 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। सही दाम पर बिजली उपलब्ध हो, इसकी जरूरत है। सही दाम आपने ज्यादा बात की जरूरी है, बिल्कुल मल्टी आपने ब्रांड ठीक रिटेल की। कहा। माफ करिएगा अरविंद जी, आपको टोकूंगा 1 मिनट के लिए। छोटा सा ब्रेक लेने का मेरे लिए वक्त है। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अपने सारे मेहमानों के साथ। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ में सुरेश प्रभु और अरविंद मोहन। चर्चा जारी रखेंगे। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे पॉपुलिस्ट दौर में फिर से घुस गई हैं जिसकी कीमत अंत में आम आदमी को ही चुकानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं। बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। आप लोग कहते हैं कि आप लोग सब कुछ कंसल्ट करके कहते हैं। ये पुरानी सरकार का एक बड़ा फैसला था जिसको तुरंत पलट दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसमें स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया तो किनसे कंसल्ट किया और कब कंसल्ट किया? ऐसा हमने नहीं कहा है कि हर चीज पर पूछेंगे, पर मैं आपके मूल सवाल जो डिबेट है उस पर कुछ कहना चाहूंगा। नहीं तो नहीं, इस पर देखिए, आप कंसल्टेशन कहते हैं हुआ कि नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने कंसल्ट किया कि नहीं, पहले तो आप ये बताएं। हमारे मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा था कि हम लोग एफडीआई इन रिटेल के अगेंस्ट हैं। उस मैनिफेस्टो को ही लोगों ने देख के हमें वोट किया है और उस क्रम में हमने ये निर्णय लिया है। इसमें जो कहते हैं कि लीगली इस सरकार के पास पूरा अधिकार है इस निर्णय को बदलने के लिए, उस तहत ये लिया है। पर मैं जो बात जोड़ना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि जब आप टाइटल कह रहे हैं कि ये पार्टीज रिफॉर्म विरोधी हैं, तो रिफॉर्म कोई एक स्टैंडर्ड डिफाइंड चीज नहीं है पूरे विश्व में। जी। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रिफॉर्म का, उसके कुछ एकदम निश्चित परिणाम आते हैं। परिस्थिति को देख के बहुत प्रकार के कदम उठाने होंगे और पिछले 20-25 सालों में जिस प्रकार की अर्थनीतियां पूरे विश्व में अपनाई गई हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ये केवल कोई मैं या आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। हाल में ही अगर आपने जोसेफ स्टिग्लिट्स का भी लेक्चर सुना होगा, वो पिछले 10 सालों से यही कह रहे हैं। ऐसे में आपको तो हम इतना ही कह रहे हैं। ऐसे में लगता है कि जो लैंड एक्विजिशन बिल ऑलरेडी किसानों को 4 गुना जमीन की कीमत बढ़ा करके देने का प्रावधान करता है, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोगों को दिक्कत होगी, उसका भी आपको उसमें विरोध है और आप उसको भी बदलेंगे? जी, लोगों को क्या दिक्कत होगी? लोग तो एक कोई ऐसा नहीं है कि जो किसान है वो अलग लोग है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग रहा है वो अलग लोग। हाँ, तो एक्विजिशन बिल को आप लोग रिव्यू करेंगे, लैंड एक्विजिशन बिल को आप लोग रिव्यू करेंगे? मुझे अभी उस पर हमारी क्या नीति है और उसकी बारीकियां मैंने अभी देखी नहीं, इसलिए उस पर पर्टिकुलर मैं जवाब नहीं दे सकता। पर मोटी बात जो मैं कह रहा हूं, यदि धरातल पर मनुष्य की जो मूल आवश्यकताएं हैं, सभी की जनहित में चीजें हो नहीं रही हैं, तो हमको अपनी करेंगे। ठीक है, आपका ब्रॉड दृष्टि से देखने की जरूरत है। ठीक है, ब्रॉड आंसर ये बेसिक बात कह रहे हैं। मुंगेकर साहब, अभी फिर एलपीजी को 9 से 12 करना, और मोइली साहब का मैंने इंटरव्यू किया जिन्होंने कहा कि ये जो डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं पीरियोडिक, हर 15 दिनों में जो रिवीजन होता है, अपवर्ड ही होना है इसको। अब चुनाव तक उन्होंने ये गारंटी नहीं की कि सारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है कि अब डीजल के प्राइसेस बढ़ने का सिलसिला बंद हो जाए। फिर ये गलत बात है सर? न, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिलेंडर की जो बात है वो पहले 6 की, अभी बाद में 9 की, और जब तक मैं समझता हूँ कि सिलेंडर 12 होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि 70% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और हमारा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और एलपीजी उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इस पक्ष में हूँ और मैं इस पक्ष को भी एक समझने की कोशिश करूँगा कि अभी इलेक्शन का चुनाव आया है, लेकिन हम पॉपुलर मेजर नहीं लेंगे और जब तक हो सके तो 9 जो सिलेंडर की जो संख्या जाए 9 तक ही रोकेंगे। क्योंकि सवाल ये है, आज हमें जो स्लोगन करेंगे जैसा आपने कहा, उसको निभाना 5 बरस के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। पॉपुलिज्म और वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था और पॉपुलिज्म, ये दोनों में फर्क है। अभी 1,40,000 करोड़ रुपया फूड सिक्योरिटी पर देने के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि एक लोगों को आना चाहिए, दैट इज वेलफेयर स्टेट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरी बात यह है कि ये 44% पीपल इस देश में केरोसिन का उपयोग करते हैं फ्यूल के लिए और उनको केरोसिन भी मिलता नहीं है। तो ऐसी हालत में 9 से बढ़ाकर 12 सिलेंडर करना
मैं समझता हूँ कि ठीक है, जस्टिफिकेशन तो गरीब आदमी के नाम पर, गरीब आदमी के नाम पर हर चीज का जस्टिफिकेशन हम दे ही सकते हैं, लेकिन वो अंत में जा करके महंगा पड़ता है हम लोगों को। यही हमारे आज के चर्चा के तौर पर हम आपसे समझना चाहते हैं। संबित पात्रा, आप लोग भी अब जिस तरीके से चल रहा है उसमें आप ऐसे ऐसे बड़े वादे करेंगे और उसके बाद आगे के लिए इकोनॉमी और ख़राब हो जाएगी। आपको लगता है कि एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलिस्ट स्कीमों के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनता ने वोट देकर के दिखा दिया ये एक ट्रैप है और बीजेपी को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता इलेक्शन में। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला मैं आपको याद दिलाऊं, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लगभग 65 वर्ष के कांग्रेस के राज में हाई ऑन गिमिक्री एंड लो ऑन डिलीवरी रहा है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो रही हैं देश की, उसको सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मगर आपको इसमें यह भी याद दिलाऊं कि अभी आपने राजस्थान के विषय में कहा कि किस प्रकार राजस्थान में पॉपुलिज्म को नकारा गया है। वहाँ वाकई जो पॉपुलिज्म था वो लास्ट मूवमेंट में अनाउंस हुए और वो केवल पेपर में रह गए, जमीन पर नहीं गए। और आप उसी के कॉन्ट्ररी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए, पॉपुलिज्म नहीं बल्कि गवर्नेंस किस तरह पेपर से जमीन तक गया है। वहां की फूड सिक्योरिटी बिल आप देखिए, छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी बिल पेपर से निकल के जमीन तक गया है। और इसीलिए जिस रमन सिंह को हम चावूर वाले बाबा कहते थे छत्तीसगढ़ में, वो चुने गए हैं। और ठीक उसी के तर्ज में मैं कहूंगा कि कांग्रेस को भी गवर्नमेंट, ये एक एक स्कीमें और ये सब तो बात सही है, ब्रॉड बात है। मैं समझता हूं कि जिस तरफ जमाना जा रहा है, जिसकी तरफ आम आदमी पार्टी का परिवर्तन भी इशारा कर रहा है, पब्लिक बहुत प्रोग्रेसिव है और आप लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं जो सुनने में अच्छे लगते होंगे, लेकिन पब्लिक को उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसको प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, जॉब चाहिए, और ग्रोथ इन पॉपुलिस्ट स्कीमों से नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा तर्क है। अरविंद मोहन, हम कैसे कन्विंस करें इन लोगों को कि ग्रोथ के बगैर सारी गरीबवादी नीतियां और सारे पॉपुलिस्ट मेजर बेकार हैं? देखिए, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मल्टी ब्रांड रिटेल की हम बात कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर हर साल हिंदुस्तान में 1 ट्रिलियन रुपए का, मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 ट्रिलियन रुपीस के बराबर का अनाज सड़ जाता है। ये अनाज सड़ता है, जो पूरे से पुअर किसान है उसका अनाज सड़ता है, क्योंकि हमारे पास मंडियां नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स लाइन नहीं है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसमें निवेश चाहिए, और आज से 7 साल पहले इस निवेश का एस्टिमेशन करीब 75,000 करोड़ था। अब ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश चाहिए। ये निवेश आएगा कहां से? मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई या कोई भी दूसरा निवेश अगर आ सके तो ये गैप ब्रिज होगा। अगर ये गैप ब्रिज हिंदुस्तान की एग्रीकल्चरल होगा, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंटीग्रेटेड पीस है, लेकिन जिस पर एक बहस खड़ी की गई है। एनीवे, वक्त की बहुत कमी, अरविंद जी मुझे माफ करिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। सुरेश प्रभु जी, आपसे आपका एक फाइनल कंक्लूजन चाहूंगा मैं। आपने ये चर्चा सुनी, 3 पार्टियों के बड़े अच्छे नेता हमारे साथ हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक दुर्भाग्य की ये बात है कि हम लोग पूरी तरह से, यानी उसका जो एंड टू एंड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, अंत में यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है या नहीं है, यदि करने की जरूरत है उसके लिए निवेश चाहिए। वो यदि एनटीपीसी करेगी या कोई निजी कंपनी करेगी, लेकिन उसको निवेश करने की तो आवश्यकता है। वो निवेश करने के लिए उनके लिए लोन भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए। तो इक्विटी देने के लिए गवर्नमेंट को एक तो अपने बजट के प्रोविजन करना पड़ेगा, या इक्विटी बाहर से आ सकती है। लोन के लिए तो बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। लोन बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के पहले देखेगी कि आपकी वायबिलिटी क्या है। वायबिलिटी नहीं होगी तो एनटीपीसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, सड़क के लिए नहीं मिलेगा, पानी की नई योजनाओं के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी हालत में नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हम किसके लिए करें? आम जनता के लिए करें। तो आम जनता ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि किस तरह से उसके दाम दे सके। तो इसके लिए टैरिफ फिक्सेशन एक बहुत बड़ी चीज बनती है, और टैरिफ इस तरह से बनने चाहिए कि अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए और प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी भी होनी चाहिए। वो एक में से एक भी बात चलेगी तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों रास्ते पे चलने वाली सीढ़ियां है। तीसरी बात, यदि हम किसी भी हालत में सोचेंगे कि सब सरकार कर सकती है, तो सरकार को भी आमदनी होनी चाहिए। सरकार को आमदनी कहां से आएगी? इनकम टैक्स से आएगी, वैट से आएगी, या सेल्स टैक्स से आएगी। तो उसके लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो सरकार की आमदनी कहां से बढ़ेगी? वो यदि कोई इंडस्ट्री आती है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसी में ही टैक्स आएंगे, तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। और फाइनली सरकार ये सोचेगी कि हम हमारे बजट से सब दे सकते हैं, लेकिन बजट में घाटा इतना बढ़ेगा कि उसका परिणाम क्या होगा? अंत में उसका परिणाम इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन के कारण जी सबसे बड़ी परेशानी किसके ऊपर आएगी? आम जनता के ऊपर आएगी। तो आम जनता इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट न होने से भी परेशान होगी,
और आम जनता इन्फ्लेशन से भी आम परेशान होगी। जनता ही- इसके लिए आम जनता को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उसका इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाहिए, ये हमारी आज चुनौती है। बिल्कुल। उसके लिए काम करना होगा। बिल्कुल। सुरेश प्रभु उन विशेषज्ञों में से हैं जो कि पार्टी निरपेक्ष राय रखते हैं, तो हम आशा ही कर सकते हैं कि सारी पार्टियां इस बात को सुने और समझें कि ये पॉपुलिज्म का धीमा जहर आम आदमी के लिए दरअसल घातक है। आम आदमी इस बात को समझता है, इसीलिए न तो ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे रोमांटिक सुझाव की ज़रूरत है, न टोल टैक्स को जलाने की ज़रूरत है, न मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो देने को तैयार नहीं है, और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको देने ही के लिए सरकारी खजाने का एक अच्छा इस्तेमाल, ये राजनीतिक पार्टियों से जिम्मेदारी भरा व्यवहार हम देखना चाहते हैं। आशा कम है, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि हमारे युवा नेताओं से कुछ नई बातें सुनने को मिले। ये चर्चा जारी रहेगी। प्रवीण जी, संबित, मुंगेकर साहब, सुरेश प्रभु, अरविंद जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।